हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाया था जुलाई में, तो नॉन फाइनाइट पढ़ा रहा था। नॉन फाइनाइट में सिंपल इन्फिनिटिव की 5 हेडिंग जो होती है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कम्प्लीमेंट, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन, ये पाँचों हेडिंग में आपको पढ़ा दिया था। सिंपल इन्फिनिटिव में क्या होता था, ना लगी हुई क्रियाएं संज्ञा का काम करती थी। अब आज मुझे जिरेंडियल इन्फिनिटिव पढ़ाना है। इसकी फ़ोटो मैं आपके पास भेजा हूँ, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको वीडियो को देखिएगा तो आपके समझ में आएगा जिरेंडियल इन्फिनिटिव क्या है। उसको मैं लिखा हूँ कि ना लगी हुई ऐसी क्रियाओं को हम जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं, जो वाक्यों में विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह से काम करती हैं। आपको मैं बताया था कि इन्फिनिटिव 2 प्रकार की होती है, सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव जो है वो संज्ञा की तरह से काम करती है, और जिरेंडियल इन्फिनिटिव जो है वो संज्ञा की तरह से नहीं बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य रूप में, मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करती है। इसका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। इसमें भी 3-4 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये पहला है एज एन एडवर्ब शोइंग पर्पज, उद्देश्य व्यक्त करते हुए क्रिया विशेषण के रूप में। एज एन एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के रूप में, शोइंग पर्पज उद्देश्य व्यक्त करते हुए। यहाँ ना लगी हुई क्रिया क्या होगी कि उद्देश्य दर्शाएगी, किसी एक क्रिया के किए जाने का उद्देश्य दर्शाएगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम एज एन एडवर्ब। अब क्रिया को मॉडिफाई कर रही, इसलिए एडवर्ब हो जाएगी वो, एज एन एडवर्ब शोइंग पर्पज। ठीक, इसको मैं लिखा हूँ, देखिए कि जब कोई ना लगी हुई क्रिया वाक्य में ही प्रयुक्त किसी अन्य क्रिया के किए जाने का उद्देश्य स्पष्ट करे, तो उस ना लगी हुई क्रिया को हम जिरेंडियल इन्फिनिटिव का एज एन एडवर्ब शोइंग पर्पज कहते हैं। मतलब वाक्य में कोई ना लगी हुई क्रिया होगी और वह ना लगी हुई क्रिया जो है वो निश्चित रूप से किसी अन्य क्रिया के किए जाने का उद्देश्य बताएगी। ठीक, जब आप वाक्य में देखें कि कोई 2 क्रियाएं पाई जा रही हैं, एक ना लगी हुई क्रिया है, एक अन्य क्रिया है, आपको आजमाना चाहिए कि ये जिरेंडियल इन्फिनिटिव का एज एन एडवर्ब शोइंग पर्पज भी हो सकता है। इसके लिए करना क्या है, जैसे देखो मैं बताया हूँ, ऐसे वाक्यों में निश्चित रूप से 2 क्रियाएं पाई जाती हैं और उस अन्य क्रिया में किस लिए लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर के रूप में वही ना लगी हुई क्रिया उद्देश्य व्यक्त करते हुए स्पष्ट होती है। लिख लिए होंगे आप लोग, ये बात आपको समझ में भी आ रही होगी कि जिरेंडियल इन्फिनिटिव की पहली टॉपिक है एज एन एडवर्ब शोइंग पर्पज। इसमें एज एन एडवर्ब शोइंग पर्पज जो है ये तभी उपयोग में लाई जाती है, इस नियम को तभी लागू किया जाता है जब वाक्य में 2 क्रियाएं पाई जाएं, एक ना लगी हुई क्रिया, एक कोई अन्य क्रिया, और उस अन्य क्रिया में किस लिए लगा करके प्रश्न पूछिए। जैसे कहा जाए कि हम पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं? पास होने के लिए। पास होना जिरेंडियल इन्फिनिटिव का एज एन एडवर्ब शोइंग पर्पज हो गया। देखिए फिर लिखे हैं कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय पहले हम उस ना लगी हुई क्रिया को उसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकालते हैं और शेष भाग का नियमानुसार अनुवाद करने के बाद टू लगाकर ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था और उसका कर्म आदि लिख देते हैं। नियम तो आप पढ़े हैं, ट्रांसलेशन पढ़े हैं ना टेंस का, उसी टेंस का ट्रांसलेशन है ये, लेकिन थोड़ा से अंतर हो जाता है।
टेंस में जब पढ़ाया जाता है तो सिंपल सेंटेंस केवल पढ़ाया जाता है, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है और एक ही क्रिया मुख्य क्रिया उसमें पाई जाती है, लेकिन यहाँ देखो दो दो क्रियाएँ पाई जा रही हैं। फिलहाल आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। जैसे पहला वाक्य हमने लिखा है, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। इसमें दो क्रियाएं हैं, देखो, एक जीवित रहना ना लगी हुई क्रिया है और एक है खाना। दो मुख्य क्रियाएं दो है ना, खाना और जीवित रहना। तो ना लगी हुई क्रिया यही है। अब ट्राई करिए कि यह इस क्रिया का उद्देश्य तो नहीं बन रही है। इसी क्रिया में अन्य क्रियाएं खाना है ना, इसी में किस लिए लगा करके प्रश्न पूछिए। हम लोग किस लिए खाते हैं, हम किस लिए भोजन करते हैं, हम किस लिए खाते हैं, पता चलेगा जीवित रहने के लिए। इसी वाक्य में से उत्तर ढूंढेंगे तो ना लगी हुई क्रिया उत्तर मिल जाएगी। हम किस लिए खाते हैं तो जीवित रहने के लिए। जीवित रहना ये क्रिया जो है ये जिरेंडियल इन्फिनिटिव का एज एन एडवर्ब हुई, क्योंकि ये खाने का उद्देश्य बता रही है। ठीक। अनुवाद करने का नियम है कि इस ना लगी हुई क्रिया को वाक्य से बाहर निकाल देते हैं, जो बचा हुआ भाग रहता है उसको अनुवाद करते हैं। बचेगा हम खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस ई एस अथवा आई ई एस जोड़ देते हैं। तो हम खाते हैं कि अंग्रेजी लिखेंगे वी ईट, हम खाते हैं। अब उद्देश्य दर्शाना है तो टू लिव कर दिए बस, जीवित रहने के अंग्रेजी लिव, वी ईट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। वह अपने चाचा से मिलने लखनऊ गया। एक जाना मुख्य क्रिया है, जाना, गया मतलब वही जाना। और किस लिए गया, पता चला अपने चाचा से मिलने गया। पहले आप इसको वाक्य से बाहर निकाल दीजिए, अपने चाचा से मिलने, ये निकाल दीजिए। बचेगा वह लखनऊ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। कर्ता मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था और कर्म लिख देते हैं। हो गया ही वेंट टू लखनऊ, ही वेंट टू लखनऊ, वो लखनऊ गया। इतने का ट्रांसलेशन ये हो गया। फिर उसके बाद अब उद्देश्य दर्शाने वाली जो क्रिया है उसकी टू लगा करके उसकी पहली अवस्था लिखो। मिलने तो टू सी, सी माने देखना और मिलना दोनों होता है। ही वेंट टू लखनऊ टू सी, अपने चाचा से, हिज अंकल। ही वेंट टू लखनऊ टू सी हिज अंकल, सी माने मिलना देखना दोनों होता है। अगला है, सभी पर्यटक आराम करने के लिए नहीं रुकेंगे। सभी पर्यटक आराम करने के लिए नहीं रुकेंगे। तो ये हो जाएगा कि किस लिए नहीं रुकेंगे, आराम करने के लिए नहीं रुकेंगे, यही ना। तो आराम करना जो है ये वाक्य से बाहर निकाल दिया, आराम करने के लिए ये निकाल दिए। बचेगा सभी पर्यटक नहीं रुकेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बन रहा है। कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म, विल या शैल सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म। तो आप लिखेंगे कर्ता सभी पर्यटक नहीं रुकेंगे, इतने का ट्रांसलेशन करना है। ऑल द टूरिस्ट विल नॉट स्टॉप, ऑल द टूरिस्ट विल नॉट स्टॉप। अब टू लगा करके ना लगी क्रिया टू रिपोज, आराम करने का अंग्रेजी रिपोज। ऑल द टूरिस्ट विल नॉट स्टॉप टू रिपोज, सभी पर्यटक आराम करने के लिए नहीं रुकेंगे। ये हो गया। अगला वाक्य है, क्या तुम्हारा भाई 100 में से 95 अंक पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। किस लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, 100 में से 95 अंक पाने के लिए। इतना आप निकाल दीजिए वाक्य में से, 100 में से 95 अंक पाने के लिए, इतना आप निकाले। बचेगा क्या, क्या तुम्हारा भाई कठिन परिश्रम कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एस आर नो टाइप क्वेश्चन। यस आर नो टाइप क्वेश्चन में अनुवाद करने का नियम है सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। ठीक, इज एम आर सहायक क्रिया और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मुख्य क्रिया की मतलब आईएनजी फॉर्म। आप लिख देंगे इज योर ब्रदर वर्किंग हार्ड, क्या तुम्हारा भाई कठिन परिश्रम कर रहा है। इतना हो गया, इज योर ब्रदर वर्किंग हार्ड। अब टू लगा करके उद्देश्य बताने वाली क्रिया की पहली अवस्था लिखो। टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स। इतने में से इतना पाने के लिए ऐसे लिखा जाता है भाई, ये याद कर लेना आप लोग। जैसे 100 में से 80 तो 80 आउट ऑफ 100 इस तरह से लिखा जाता है।
तो इज़ योर ब्रदर वर्किंग हार्ड टू ऑब्टेन 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगला है, क्या यह नेता चुनाव जीतने के लिए शराब नहीं बांट रहा था? बांटना मुख्य क्रिया और जीतना मुख्य क्रिया, ना लगी क्रिया जीतना। इस अन्य क्रिया में किस लिए लगा करके प्रश्न पूछो, मतलब किस लिए शराब नहीं बांट रहा था, तो पता चलेगा चुनाव जीतने के लिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये चुनाव और जीतना ये निकाल देंगे। बचेगा, क्या यह नेता शराब नहीं बांट रहा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया कर्म, ये प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना है। सहायक क्रिया वाज या वर और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। एक वचन है यह नेता, इसलिए वाज लगेगा। बहुवचन होता तो वर लगता। आप लिखेंगे वाज दिस लीडर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटना के अंग्रेजी डिस्ट्रीब्यूट, वाज दिस लीडर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइन। क्या यह नेता शराब नहीं बांट रहा था? इतने का ट्रांसलेशन हो गया। अब टू लगा करके उद्देश्य बताने वाली क्रिया की पहली अवस्था, टू विन द इलेक्शन, चुनाव जीतने के लिए, टू विन द इलेक्शन। वाज दिस लीडर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइन टू विन द इलेक्शन। अगला वाक्य है, आज वे सब प्रतियोगिता जीतने के लिए क्या करेंगे? करेंगे, करना एक क्रिया है और जीतना दूसरी क्रिया है। किस लिए क्या करने की बात हो रही है? तो प्रतियोगिता जीतने के लिए। ठीक, इतना निकल गया। बचा क्या? वे सब क्या करेंगे, वे सब क्या करेंगे। ये टुडे मतलब सिंपल नंबर ऑफ टाइम है, बाद में लिख दिया जाएगा। वे सब क्या करेंगे, WH टाइप क्वेश्चन है, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का। विल या शैल सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। और WH टाइप क्वेश्चन में प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। वही लगाया मैं, प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, सहायक क्रिया विल, कर्ता दे। व्हाट विल दे डू, डू माने करना, करेंगे जो लिखा गया है। व्हाट विल दे डू, वे सब क्या करेंगे। किस लिए की बात हो रही है? प्रतियोगिता जीतने के लिए। तो टू विन द टूर्नामेंट, व्हाट विल दे डू टू विन द टूर्नामेंट टुडे, व्हाट विल दे डू टू विन द टूर्नामेंट टुडे। अगला है, इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन संघर्ष कर चुके हैं? इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन संघर्ष कर चुके हैं? कर चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है। संघर्ष करना एक क्रिया है। और किस लिए संघर्ष करने की बात हो रही है? तो पता चला महामारी को नियंत्रित करने के लिए। महामारी को नियंत्रित करना ये एक क्रिया है, नियंत्रित करना क्रिया है। तो आप इस ना लगी क्रिया को वाक्य से बाहर निकालें के लिए सहित, ऐसे सीधे इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए, इतना निकल गया। बचा कौन कौन संघर्ष कर चुके हैं। ये WH टाइप क्वेश्चन तो है, कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न जो होता है, जिस टेंस का वाक्य रहता है उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा उसका अनुवाद किया जाता है। केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं और क्रियाओं का प्रयोग पूछे गए कर्ता के वचन के अनुसार किया जाता है। ये आपको सिस्टम बताया गया है। पहले आप कौन कौन संघर्ष कर चुके हैं इतने का अनुवाद करेंगे। हु हैव, कौन कौन मतलब दो बार है, जिसका मतलब पूछा गया कर्ता बहुवचन है, इसलिए हैव। कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया कर्म, यही वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया था अफर्मेटिव में। लेकिन कर्ता के स्थान पर हु लिख देना होता है जब कौन के द्वारा प्रश्न पूछा गया होता है, तो इसलिए हो गया हु हैव स्ट्रगल्ड। कौन कौन संघर्ष कर चुके हैं, हु हैव स्ट्रगल्ड। कौन कौन संघर्ष कर चुके हैं टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक, इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए। हु हैव स्ट्रगल्ड टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स महामारी और पैंडेमिक मीन्स बताया था आप लोगों को वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई हो। अगला वाक्य है, कल यह महिला भोजन पकाने के लिए रसोई घर क्यों नहीं खोली। पहले आप अनुवाद करेंगे कि कल यह महिला
रसोई घर क्यों नहीं खोली। ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बन रहा है। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव को अनुवाद करने का नियम है प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। आप वही प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाइए। अनुवाद आपको कितने का करना है, यह महिला रसोई घर क्यों नहीं खोली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे लिखना है तो प्रश्नसूचक शब्द वाई सहायक क्रिया डिड कर्ता दिस लेडी नॉट मुख्य क्रिया ओपन वाई डिड दिस लेडी नॉट ओपन कर्म द किचन रसोई घर, इतना हो गया। वाई डिड दिस लेडी नॉट ओपन द किचन, यह महिला रसोई घर क्यों नहीं खोली, इतना हो गया। टू कुक फूड भोजन पकाने के लिए, एस्टरडे मीन्स कल। वाई डिड दिस लेडी नॉट ओपन द किचन टू कुक फूड एस्टरडे। ये वाक्य हुआ। इस तरह से 8 वाक्य हम आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इस वीडियो को देख करके सभी वाक्यों का अनुवाद कर लीजिएगा। धन्यवाद।